किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिकॉर्डिंग तुम्हारा क्लाउड में हो जाएगा। अच्छा ये बताओ क्या चल रहा था लास्ट क्लास में, क्या पढ़ा था? मॉलिक्यूल्स एंड कंपाउंड स्टार्ट किया। एटॉमिसिटी। मतलब एटॉमिक स्ट्रक्चर में जो लाइमन बामर पास्चन स्पेक्ट्रम होता है वो फिनिश हो गया क्या? यस सर। तो मोल कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ था क्या? यस। सर बहुत चैप्टर के एक दो लेक्चर हो गए। हाँ क्या बोल रहे हो? ये अपने अपने माइक्रोफोन थोड़ा सा ऑफ कर लो, मैं शुरू करता हूँ। मोल के 2 लेक्चर्स में क्या क्या पढ़ा है, एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, है ना, मुझे पता चलना चाहिए क्या क्या तुम लोग ने मोल में पढ़ा है। एटॉम मॉलिक्यूल्स कंपाउंड्स वगैरह ये सब तो मैं पढ़ा दूंगा, कोई बात नहीं। हाँ कमेंट करो, मैं पढ़ता हूँ। यस, परसेंटेज कंपोजिशन वगैरह नहीं पढ़ा होगा ना? ओके। ठीक है, तो मैं मान के चलता हूँ कि तुम लोगों ने ये कुछ चीजें पढ़ ली होंगी, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू Na। जैसे अगर मुझे नंबर ऑफ पार्टिकल्स दिए हों तो उसमें हम नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं ये हमें पता चल चुका है, ये तुम लोगों ने ये तुम लोगों को पढ़ा दिया गया एक्चुअली, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल कहीं पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं और उसके मोल्स दिए हैं, तो उसमें अवोगाड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई करके हम लोग क्या निकाल सकते हैं, वहां पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पता कर सकते हैं। अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्म में चीज है, अगर कोई एटॉमिक फॉर्म में चीज है तो नंबर ऑफ मोल्स में Na से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर ऑफ एटम्स आ जाएंगे। ये चीज तुमने पढ़ी है। जैसे एक क्वेश्चन में कराता हूँ फिर समझ में आ जाएगा। फाइंड द नंबर ऑफ atoms of each element in 7 molecules of CF2Cl2, 11 moles of
CF2Cl2 and 181.5 gram of CF2Cl2, ये तीन अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें ये देखना होगा कि वन मॉलिक्यूल CF2Cl2 के अंदर कितने कितने डिफरेंट डिफरेंट एटम्स हैं। तो सबसे पहले जो हम लिखेंगे वन मॉलिक्यूल ऑफ CF2Cl2 contains one carbon, two fluorine and two chlorine atoms। एक CF2Cl2 के अंदर एक कार्बन एटम होता है, दो फ्लोरीन एटम होते हैं और दो क्या होते हैं, क्लोरीन एटम्स होते हैं। ठीक है। सो अगर 7 मॉलिक्यूल में निकालना है, पहला जो आंसर है वो लाएं अगर, तो 7 मॉलिक्यूल ऑफ CF2Cl2 contains 7 carbon atom, 7 into 2 14 fluorine and हम क्या लिख देंगे 14 क्लोरीन एटम। ऐसे बताओ यहाँ पे आंसर अगर लिखना है कितना आएगा, 11 मोल्स अगर लिखें तो 11 Na कार्बन एटम्स हो जाएंगे, 22 Na फ्लोरीन एटम्स हो जाएंगे एंड 22 NaCl एटम्स हो जाएंगे। तो इसको नोट करो, फिर आगे वाले पेज में बता देता हूँ। ये इतनी बात नोट करो जो लिखा हुआ है। क्या वाई डायग्राम पढ़ा है तुम लोगों ने? वाई डायग्राम अभी तक? हाँ सर पढ़ा। अच्छा, सीखा है तुमने तो अच्छी बात है। तो एटॉमिसिटी यहीं पे तुम्हारी हो गई। नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड इज कॉल्ड एटॉमिसिटी ऑफ दैट कंपाउंड। एटॉमिसिटी कैलकुलेट करने में कोई बड़ी बात नहीं है, सारे एटम्स के नंबर देख लेंगे। सो जैसे CF2Cl2 जो है इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, 5 है। दो दो चार और एक 5, 5 एटम्स है। तो हम एक लाइन लिख सकते हैं, एटॉमिसिटी it is defined as the total number that constituent, मतलब जो एक मॉलिक्यूल, थोड़ा सा डिफरेंट लैंग्वेज भी लिख सकते हैं। इट इज डिफाइंड द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल, टोटल नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन ए मॉलिक्यूल।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन का दूसरे का आंसर क्या आएगा बताओ? 11 मोल्स ऑफ CF2Cl2 वाला। तो पहले लिखेंगे मॉलिक्यूल्स ऑफ CF2Cl2 कितने हो जाएंगे? 11 इंटू Na। सो टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हो जाएंगे? सेम 11 इंटू Na, क्योंकि एक मॉलिक्यूल में 2 इंटू 11 इंटू Na 22 Na। 2 इंटू 11 इंटू Na 22 Na। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये, इनको सॉल्व करना आना चाहिए। क्या 1 मोल की डेफिनेशन हुई है अभी? अभी नहीं हुई है, ठीक है। ये नोट हो गया क्या सबका? यस। सो अगर तुमको मॉलिक्यूल पूछा जाए तो क्या होगा? when two or more than two atoms combine with each other, they form a molecule. For example, H2, देखो दो एटम है, O2, O3, H2S, HCl, SO2, H3PO4, एटसेट्रा। ये सब क्या है? मॉलिक्यूल्स। अगर पूछ दिया गया कंपाउंड तो क्या बोलोगे? when two or more than two atoms of different element combine with each other, they form a compound. कंपाउंड में क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स भी होने चाहिए, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट्स होने चाहिए, तब जाकर के वो कंपाउंड बनेगा। फॉर एग्जांपल HCl, NO2, CO, CO2। सो ये मॉलिक्यूल्स तो हैं ही, बट ये कंपाउंड्स भी हैं। मॉलिक्यूल्स होने की कंडीशन क्या है? दो से ज्यादा कोई भी एटम्स हो। यस, दो
एटम है या दो से ज्यादा है, दो या दो से ज्यादा एटम्स हो या फिर क्या हो, है ना, चाहे एक जैसे हो या डिफरेंट हो, तो मॉलिक्यूल तो बनेगा। बट कंपाउंड तभी बनेगा जब एटम्स जो है वो दो या दो से ज्यादा डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के होने चाहिए। और एलिमेंट क्या होता है? ए सब्सटेंस which contains only one type of atoms is called element। तो डाल्टन्स थ्योरी से ही पता है। फॉर एग्जांपल O2, O3, H2, T4 एटसेट्रा, है ना, हीलियम एटॉमिक फॉर्म में मिलता है। तो ये चीजें होती हैं, ये सबको ध्यान रखनी है। सबको समझ में आ गया? इसमें कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, क्योंकि मैं आगे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। उस क्वेश्चन में तुमको काफी कुछ बताना पड़ेगा। अच्छा बताओ, एटॉमिक मास यूनिट और यूनिफाइड मास पढ़ लिया था? सर क्या सर? एएमयू पढ़ा था क्या? एएमयू Yes, sir. हाँ और मोल की डेफिनेशन पढ़ी थी। ए मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स सेम नंबर ऑफ entities they as there are carbon atoms in 12 ग्राम of carbon 12। ऐसा डेफिनेशन कोई पढ़ा था? Yes. ओके। सर एक बार वापस रिपीट कर दो। क्या चीज? मोल की डेफिनेशन? हाँ। A mole is the amount of a substance that contains as many entities, that is particles, ions, etc., as there are atoms in 12 gram of carbon 12 atom। लिखा नहीं है तो मैं लिखा दूंगा। लिखा है क्या तुम लोगों ने? हाँ सर लिखा है पहले। और ये 1 AMU इजकल टू 1 अपॉन Na ग्राम होता है, ये पढ़ा है? 1 AMU इजकल टू 1 अपॉन Na ग्राम। नहीं सर। ठीक है, अभी करा रहा हूँ। एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ वन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यूनिट क्या होती है? AMU और यूनिफाइड मास। कितने लोगों ने डेफिनेशन सारी पढ़ ली? डिफरेंस समझ में आ गया? क्या कोई मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है? यस, एक मॉलिक्यूल कंपाउंड हो सकता है। क्या उसके लिए कंडीशन है? डिफरेंट एलिमेंट्स उसमें प्रेजेंट होने चाहिए। एटम्स जो हो वो अलग अलग एलिमेंट्स के हो जाएं, है ना, दो या दो से ज्यादा एलिमेंट्स के एटम्स मिल जाएं। और कंपाउंड चूंकि दो से ज्यादा एलिमेंट से मिल रहा है तो वो मॉलिक्यूल होगा। हाँ, वो क्रिस्टल भी हो सकता है। अगर NaCl जैसे बोला जाए तो वो क्रिस्टल होता है, बट वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता है। या KCl, ये आयनिक कंपाउंड है। और ज्यादातर मॉलिक्यूल हम किनको बोलते हैं? कोवेलेंट कंपाउंड को, जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है। तो ये थोड़ा आगे चल करके पढ़ लोगे, समझ में आ जाएगा। अभी याद रख लो कि मॉलिक्यूल्स के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, उनके अंदर
शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनते हैं, उनको मॉलिक्यूल बोलते हैं। NaCl में एक्चुअली सिर्फ 2 सोडियम या एक मतलब 2 एटम नहीं होते, कई सारे एटम्स एक दूसरे को सराउंड करते हैं, क्रिस्टल लैटिस बनता है, एक टाइप का क्यूबिक स्ट्रक्चर बनता है, लेकिन वो भी कंपाउंड होता है ना, बट मॉलिक्यूल उसको नहीं बोला जाता। अच्छा, मैं तुमसे अब क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ, उसके आंसर देना। देखना, बताओ नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है। H और Mg। ध्यान से देखना, गलत नहीं होना चाहिए। नंबर ऑफ एलिमेंट 7। 7। देखो, एलिमेंट्स को मैं रेड से लिखूंगा और इसको मैं ब्लैक से लिखूंगा और इसको मैं पिंक से लिखूंगा। तो बताओ, क्या H2 एलिमेंट है? हीलियम, सॉरी। हाँ सर। हाँ है, यस सर। क्योंकि हीलियम एक ही टाइप के एटम से मिलके बना है, अकेले ही एटम है हीलियम, तो वो तो एलिमेंट है ही। H2 भी एलिमेंट है, हाँ सिर्फ सर। एटम्स है। P4 भी एलिमेंट है। हाँ सर। S8 भी ऐसा नहीं है कि जो एलिमेंट होगा वो मॉलिक्यूल नहीं होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जो एलिमेंट होगा वो कंपाउंड नहीं होगा, ऐसा है। जो कंपाउंड होगा वो मॉलिक्यूल हो सकता है, बट जो कंपाउंड होगा वो एलिमेंट नहीं होगा। केवल कंपाउंड और एलिमेंट में डिफरेंशिएशन है। मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एलिमेंटल भी हो सकते हैं, वो कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। क्योंकि मॉलिक्यूल की डेफिनेशन में क्या लिखा है? 2 या 2 से ज्यादा एटम्स हो, चाहे वो एक जैसे हो तब भी मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो डिफरेंट डिफरेंट हो तब भी मॉलिक्यूल होगा। बताओ, H2O नहीं है, O2 भी है, O3 भी है, दोनों एलिमेंटल फॉर्म है ऑक्सीजन के। NO नहीं है, NO2 नहीं है, CO नहीं, Mg भी है। तो कितने रेड वाले हो गए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। कितने हो गए? 7। बताओ, हाँ 7 हुए ना? 7 हुए। कुछ पूछना है? कंपाउंड्स कितने हुए? पहला कंपाउंड बताओ 4। कौन है? H2O। दूसरा NO है, फिर NO2 है, फिर CO है। टोटल कितने कंपाउंड हो गए? 4। कितने मॉलिक्यूल्स हो गए? बोलो। 9। मॉलिक्यूल्स, ये 11। मॉलिक्यूल है, 11। ये मॉलिक्यूल है। देखो 4 एटम है, इसमें तो 8 एटम है, 2 या 2 से ज्यादा देखने। ये भी मॉलिक्यूलर फॉर्म में है, ये भी है, और ये भी तो छूट गया। ये है, ये है, मतलब सारे ही हैं Mg और हीलियम को छोड़ के। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तो आ रहे हैं। कितने आ रहे हैं? 9। कितने लोग का आंसर 9 आया था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। कितने लोग का आंसर 9 आया है?
बोलो जल्दी बोलो। अच्छा, दृश्य का आया है, आदित्य का भी। आदित्य का आया, प्रियांशु का आया, अनन्या, प्रणव, आयुष, मतलब सारे लोगों ने समझ लिया, वाह वेरी गुड। वेदांत, प्राची, शर्वरी, श्रेया, सबका आया, मतलब आरुषि, अंतरा, लवान्या, सबका आया है, बहुत अच्छी बात है, गुड। तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीज है, मतलब इजी भी है और इसको समझना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा रहेगा एलिमेंट या फिर कंपाउंड या फिर सब्सटेंस या फिर लिखा रहेगा मॉलिक्यूल, तो तुम्हें समझ जाना है वो क्या कहना चाहता है, क्या उससे हिंट मिलता है तुम्हें, है ना, हिंट लेना पड़ेगा। तो इस तरीके की नॉलेज रहेगी तो अच्छा हिंट मिल जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि जो एलिमेंट होता है वो कंपाउंड नहीं होता है, ऐसी बात नहीं है। एलिमेंट जो है, सॉरी, जो एलिमेंट होता है, ये तो सही बात है, जो एलिमेंट होता है वो कंपाउंड नहीं हो सकता है ना, ये तो समझ में आ गया। एलिमेंट कंपाउंड के बराबर नहीं हो सकता, ये एक पॉइंट समझना है। इसमें सेम टाइप के एलिमेंट्स होते हैं, इसमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अब इसको मैं हटा देता हूं, मैं आगे बढ़ता हूं। तो तुमने सबने पढ़ा है मोल एक नंबर होता है जस्ट, जिसमें कि जैसे 1 डजन होता है, 1 डजन का मतलब होता है 12 नंबर ऑफ थिंग्स, 12 चीजें। 1 पेयर का मतलब क्या होता है, 2 थिंग्स। ऐसे ही 1 मोल का मतलब क्या होता है, एनी नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ थिंग्स। अगर किसी के पास 1 मोल चेयर है ना, या 1 मोल पेन है, उसके मतलब उसके पास 6.022 इंटू 10 to the power 23 नंबर ऑफ थिंग्स हैं, है ना, सही बात। अगर किसी के पास 1 मोल पेन है, उसके पास इतने नंबर ऑफ पेन हो जाएंगे। तो मोल एक नंबर है सिर्फ, लेकिन ये देखा गया, क्या देखा गया, कि जो हमारे पास 12 ग्राम 12 ग्राम कार्बन का 12 वाला आइसोटोप है, उसके अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं वो भी कितने थे, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इतने ही थे, इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10 to the power 23 इतने थे, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इतने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का जो टोटल जो है एक पाइल हुआ। मोल का मतलब क्या होता है, मोल का मतलब होता है एक ढेर, एक हीप ऑफ समथिंग, है ना। मोल एक ग्रीक वर्ड है, उसका मतलब होता है किसी चीज का कहीं पे बहुत ज्यादा पाइल लगा देना, ढेर लगा देना, हीप लगा देना, ऐसे ऐसे किसी चीज को रख देना, इसको बोलते हैं मोल। तो इतने जब एटम्स ऐसे हम लोग रख देंगे, एक हीप बना देंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये जब इतने नंबर रख दिए जाएंगे Na के बराबर, तो इसको बोलेंगे 1 मोल। और जब इतने कार्बन एटम रखे गए, उनको तोला गया, उनको वेट किया गया, तो निकला कितना, 12 ग्राम। तो 1 मोल जो कार्बन एटम्स हैं उसका जो मास आया, वो उसके रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम्स में लिखने पे सेम आया। मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम्स जो होता है वही क्या होता है, 1 मोल का मास, उसको क्या बोलते हैं, मोलर मास। तो अगर हमें लिखना है मोलर एटॉमिक मास, दैट इज सिंपल मोलर मास, तो वो क्या हो जाता है, मास ऑफ 1 मोल ऑफ atoms is called molar mass. It is equal to
रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम्स। रिलेटिव एटॉमिक मास कौन सा होता है? जो पीरियोडिक टेबल में लिखा हुआ है, रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम। जैसे कार्बन का क्या होता है? 6C12, तो कार्बन का 1 मोल का मास कितना होगा? 12 ग्राम। ऐसे हाइड्रोजन का कितना होगा बताओ? 1 ग्राम। इसको जल्दी नोट करो, इस पे क्वेश्चन बनाऊंगा मैं अभी जल्दी से, इसको समझ लो कैसे जो है चीजों को एनालाइज किया गया है। 1 मोल की डेफिनेशन सबने लिखी है ना, उसको पढ़ लेना। क्या बोला गया? 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की SI यूनिट है। कैसी यूनिट है? SI, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट का मतलब होता है MKS यूनिट, है ना, मीटर किलोग्राम सेकेंड सिस्टम में जो यूनिट होती है, जो स्टैंडर्ड यूनिट होती है इंटरनेशनल, वो मोल है। उसकी डेफिनेशन देते हैं 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contains या that contains as many particles, molecules or ions or any entity, anything as there are number of carbon atoms, ये वाले, in 12 ग्राम of कार्बन 12 एटम्स। और इसी को क्या बोलते हैं? 1 मोल। सो 1 मोल एक नंबर था, उसको हिसाब लगा के हमने मास से रिलेट कर दिया, और बाद में पता चला कि मोल्स इक्वल टू क्या होता है? गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला कितने लोगों को याद है? मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये फॉर्मूला याद रखना है। तो ये फॉर्मूला कैसे डिराइव किया जाता है उसको थोड़ा सा देखेंगे हम लोग, धीरे धीरे देखेंगे, है ना। एक्चुअली तुम लोग ने कैसे पढ़ा है मुझे ये नहीं पता है, इसलिए मैं थोड़ा सा पीछे से पढ़ा रहा हूँ। मतलब तुम लोगों ने कहाँ तक पढ़ा है एक्चुअली ये नहीं मुझे पता है ना। सर ने तो लेक्चर के हिसाब से ही पढ़ाया है, तो उसमें तो यही है, लगभग यहीं तक पढ़ा होगा। तो ये चीजें ज्यादा रिपीटिव नहीं हो रही तुम्हारे लिए, नया ही है, बहुत ही आसान है, बहुत आसानी के साथ समझ में आ जाएगा। सर वो अभी जो संडे को जो टेस्ट है ना, उसमें हमें असाइनमेंट ऐड करने की जरूरत है क्या? सर ने क्या बोला था? सर ने बोला कि एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो लेक्चर 8 है उसके असाइनमेंट 8 है, उसके सम्स काफी टफ है। हाँ हाँ सही बात है। तो सर ये तो बेसिक लेवल एग्जाम में कौन सा वो नहीं मालूम। नहीं, सर ने बोला था अटेम्प्ट करने को। बोला नहीं सर तो। नहीं, स्टार्टिंग के कुछ सवाल कर लो ऑब्जेक्टिव वाले, सिर्फ अच्छा ठीक। सब्जेक्टिव नहीं करना अभी। ऑब्जेक्टिव वाले कर सकते हो, धीरे धीरे सब्जेक्टिव भी करने लगोगे, कोई बात नहीं है। ओके। पहले ऑब्जेक्टिव करो, फिर टाइम मिलेगा तो सब्जेक्टिव भी करोगे। अभी नहीं, एग्जाम के लिए जरूरत नहीं है। हाँ देखो, इधर देखो, जैसे हमारे पास मान लो कोई सब्सटेंस है, एटम जो X है, X एटम से समझा दूंगा, फिर कार्बन समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। ये X क्या है? कोई एटम है, इसका एटॉमिक नंबर Z है, इसका एटॉमिक मास A है, ठीक है। तो हमें पता है, हमें क्या पता है? मास ऑफ 1 मोल ऑफ
एक्स एटम कितना होगा बताओ, जल्दी बताना है तुम लोगों को, बोलो। A. A grams. ए ग्राम, वेरी गुड। या ऐसे लिख सकते हैं इसी को, ए ग्राम एक्स एटम कंटेन्स कितने मोल्स, 1 मोल। है बात सही कि नहीं? ए ग्राम एक्स एटम कितने मोल रखता है, 1 मोल। कोई गलत बात है क्या इसमें बताओ? सेम चीज को मैंने उल्टा लिख दिया है। तुम्ही ने बोला ना 1 मोल, अगर मेरे पास एक्स एटम है तो उसका मास कितना होगा, रिलेटिव एटॉमिक मास इन ग्राम्स। अगर मेरे पास ए ग्राम एक्स एटम है तो उसमें ए मोल होंगे, कितने मोल होंगे, सॉरी 1 मोल। अगर मेरे पास 1 ग्राम एक्स एटम है तो उसमें कितने मोल्स होंगे, 1 अपॉन ए मोल होंगे कि नहीं होंगे। यूनिटरी मेथड, कौन सा मेथड लगाया, अगर मेरे पास W ग्राम है, W ग्राम एक्स एटम है, उसमें कितने मोल्स होंगे, W अपॉन ए हो जाएगा, 1 अपॉन ए है और W से मल्टीप्लाई कर दिया। सो मोल्स का फॉर्मूला क्या हो गया, यहीं से तो आया मोल्स निकालने का फॉर्मूला। W ग्राम एक्स एटम में कितने मोल होते हैं, क्या फॉर्मूला आया, मोल्स बराबर गिवन मास अपॉन मोलर मास। कितने लोगों को ये फॉर्मूला पहले से याद था, हैंड रेज करो जल्दी से। वेरी गुड, देवांश को याद था, 4 और 5 और 7 और बहुत सारे लोगों को याद है। कहाँ से याद है? बढ़ता ही जा रहा है नंबर, 14, 16, काफी ज्यादा लोगों को याद है, बहुत अच्छी। लेकिन ये फॉर्मूला ऐसे निकाला जा सकता है ना भाई, बात सही है। ए ग्राम में 1 मोल बनता है, अगर 2 ग्राम होंगे तो कितना बनेगा, 2 मोल। ऐसे ही यूनिटरी मेथड से निकाल लिया, गिवन मास से मोलर मास से डिवाइड कर दोगे, नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे। बहुत सारे बच्चों को याद है फॉर्मूला, ये समझ गया मैं। ये लिख लिया है तो आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छे। अब मैं आगे बढ़ता हूं। तो मुझे पता चल गया कि रिलेटिव एटॉमिक मास को ग्राम में लिखने से मोलर मास आ जाता है। एमयू एंड ग्राम में रिलेशन निकालना है हमको, बहुत ही आसान रिलेशन है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बताओ किससे ले, कार्बन 12 एटम से करके दिखा दूं, ऑक्सीजन से करके दिखा देता हूं, चलो ठीक है। एग्जाम्पल लेके करता हूं, एक्स वाई जेड नहीं मान रहा हूं। ये क्या लिख दिया मैंने, बताओ 16 क्या है, रिलेटिव एटॉमिक मास, 8 क्या है, एटॉमिक नंबर है। तो बताओ मास ऑफ 1 कार्बन 1 ऑक्सीजन एटम कितना होगा, बोलो बोलो जल्दी बोलो। मास ऑफ 1 कार्बन एटम, बोलो सब 16 लोग। 16 क्या, AMU. नहीं एमयू, यही इसलिए तो पूछ रहा हूँ। 16 यू, या 16 सर,
एटॉमिक मास यूनिट, और इसको क्या बोलते हैं, यूनिफाइड मास, या इसको सिंपल आजकल बोलते हैं डाल्टन। ये तीनों नाम है इसके। मास ऑफ वन एटम की ये यूनिट है नहीं बात सही? ये हो गया था दिमागी, ओके कोई बात नहीं। नहीं मुझे, मैंने पूछा, किसी ने बताया नहीं कि हुआ था, इसलिए मैं पढ़ाने लगा, मुझे क्या पता था हो गया। ये क्या हो रहा है, ये ड्रॉ हो रहा है, अच्छा ये हटेगा नहीं है, हट गया, इधर देखो। अच्छा तो मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम कितना हो गया, 16U या 16 AMU। तो इसको हम लोग लेके चलेंगे, AMU का निकालना है। अच्छा, मास ऑफ वन मोल ऑक्सीजन एटम कितना होगा बताओ, 16 ग्राम, होगा कि नहीं होगा? या इसको क्या लिख सकते हैं, वन मोल का मतलब क्या है, 6.022 10⁻23 हो जाएगा। मास ऑफ इतने मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन एटम कितना हो जाएगा, 16 ग्राम। या हम लोग लिख सकते हैं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम, यहां से निकालो कितना हो जाएगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 ग्राम। यहां तक समझ गया आगे? और मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम है कितना, 16 AMU। ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, ये आ गया 1/6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16, 16 से 16 कैंसल आउट, तो 1 AMU कितना आया, 1/6.022 इंटू 10⁻23 ग्राम्स। इसी को क्या बोलते हैं, 1/Na ग्राम्स। ये रिलेशन अच्छा वाला है, इसको याद रखो। या अगर इसको डिवाइड कर लो और इसको ऊपर ले जाओ, तो ऊपर वगैरह ले जाने पे कितना आएगा बताओ, 1.66 इंटू 10⁻24। हाँ क्या बात है, इसको डिवाइड कर लोगे तो इतना आ जाएगा। अरे ये कौन है, ये हट नहीं रहा है यार, बच्चा कौन है ये, हट गया। हो गया, हो गया। सर पीछे वाली स्लाइड दिखाओ। अच्छा 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 अच्छा, तो अवोगाड्रो साइंटिस्ट क्या थे, बहुत ज्यादा पुराने साइंटिस्ट हैं। उनके ऑनर में इस नंबर को क्या बोला गया, अवोगाड्रोस नंबर बोला गया। तो डिस्कवरी नहीं करी थी उन्होंने, किसी और ने किया था कुछ डिस्कवर, वो सब याद नहीं रखना है। और आगे का बस अवोगाड्रो, हाँ आगे का स्लाइड, ऑनरशिप है ये। तो बहुत ज्यादा सम्मान करते थे उस सब अवोगाड्रो का, इसलिए Na को बोलते हैं अवोगाड्रोस कांस्टेंट। तो तुम जैसे मैंने 16 AMU करके लिखा, ऐसे तुम किसी भी एटम का लेकर के करोगे वो तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब समझ में आ गया तुम लोगों को, ठीक है। अब जो मैंने फॉर्मूला लगवाया था उस पे आ जाओ, ये वाला, इस पे हम लोग काम करने वाले हैं। इस पे हम लोग काम करेंगे, ठीक है, अच्छे से इसको देख सुन लो ध्यान से। क्या होता है, मोल्स इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। एक मैं तरीका तुम्हें और सिखाने वाला हूं, ध्यान से उसको सोचना।
जैसे मैंने लिखा कार्बन, तो 6C12 होता है, बहुत सही। तो बताओ मास ऑफ वन एटम कितना होगा? कितना होगा? सिंपल 12 होता है, AMU। एक जगह 12 MU हो जाएगा, और जब 1 मोल का मास निकालेंगे तो 12 ग्राम हो जाएगा। बस देखो, 12 MU और 12 ग्राम, एक का निकालोगे तो एमयू छोटी यूनिट है और ग्राम बड़ी यूनिट है, रिस्पेक्टिव दोनों के। तो ग्राम का यूज तभी करते हैं जब ज्यादा ज्यादा सामान होता है हमारे पास, और जब एक दो एटम होते हैं, 4-5 एटम होते हैं, तो ज्यादातर एमयू का यूज किया जाता है। तो देखो रिलेटिव एटॉमिक मास जो कार्बन का है वो तो 12 ही है ना, आइसोटोप 12 वाले का, C12 का। तो ये हमें ध्यान रखना होता है। जैसे H2O ले लिया, तो मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, और मास ऑफ 1 मोल कितना हो जाएगा? बोलो जल्दी बोलो। 18 AMU and 18 ग्राम। और इसका हो जाएगा 18 ग्राम। 18 AMU को क्या बोलेंगे? मॉलिक्यूलर मास। और इसको क्या बोलेंगे? मोलर मास। और मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम, ये एक तरीका है बोलने का, बट मोलर मास ज्यादा अप्रोप्रिएट है। मॉलिक्यूलर मास इन ग्राम का मतलब होता है 1 मोल मॉलिक्यूल का मास। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि एमयू कब लिखते हैं, ग्राम लिखते कब हैं, ये बच्चे कंफ्यूज रहते हैं, है ना। लेकिन जब हम लोग कोई मुझको बोलता है कि H2O का मॉलिक्यूलर वेट निकालो, तो मैं यूनिट नहीं बताता हूँ। मैं क्या करता हूँ, 2 + 16 18 बता दिया, वो मैं रिलेटिव में बताता हूँ। अब जो सामने वाला है वो अपने हिसाब से यूज कर लेगा। अगर उसको मोल्स निकालने हैं तो वो 18 ग्राम पर मोल लेकर के यूज कर लेगा। अगर उसको एक एटम का मास निकालना है तो 18 MU लिख लेगा। तो ये रिलेटिव ही बताते हैं हम लोग, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है ना, तो इसलिए सवाल कभी गलत नहीं होते, है ना। तो ये चीज ध्यान रखनी होती है हमें कि इन दोनों में क्या क्या जो है रिलेटिव चीजें जो है चेंज हो रही है, वो यूनिट चेंज हो रही है। यूनिट इसलिए चेंज हो रही है, यहाँ पे सामान कम है, एक एटम है, और इधर क्या है, एक मॉलिक्यूल है, और यहाँ पे क्या है, 1 मोल एटम्स है, मतलब बहुत ज्यादा, एन नंबर ऑफ एटम्स, और इधर 1 मोल मॉलिक्यूल्स है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स। ये सारी चीजें एक्चुअली ये तुम लोग ने पढ़ा भी है, लेकिन फिर से रिवाइज हो जाएगा तो अच्छा है। अच्छा, किसी ने हैंड रेज किया है, क्या कर बताना है बताओ। अच्छा ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। कुछ लिखना है तो नहीं है ये? मतलब लिख लिया इसका मतलब होता है क्या? अब मैं तुमको और बातें बताता हूँ। 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस, 1 मोल कोई भी आइडियल गैस हो, ये वाला लाइन पढ़ा होगा ना, ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम at STP, ओल्ड कन्वेंशन। और नया कन्वेंशन क्या है? 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस occupies 22.7 लीटर वॉल्यूम at STP, न्यू कन्वेंशन IUPAC का। बोलो बात सही है कि नहीं? ये हो गया है। देखो क्या होता है, मेरी बात ध्यान सुनना। STP क्या होता है? स्टैंडर्ड
टेम्परेचर एंड प्रेशर। इसके दो कन्वेंशन है, एक ओल्ड है एक न्यू है। ओल्ड वाले में टेम्परेचर कितना लिया गया, या 0 केल्विन। प्रेशर कितना लिया गया ओल्ड वाले में, 1 एटीएम। ओके नहीं लिखा है, 0 केल्विन लिखा है वो। और न्यू वाले में इतना ओके देखते हैं हम लोग, ओके ही लग रहा है मुझे अभी तक, 0 केल्विन। और न्यू वाले में टेम्परेचर कितना है, 0 केल्विन। गलती पहली बात लिखा है मैंने, इसलिए गलत लग रहा था, सही बात है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। और प्रेशर कितना है, 1 बार। अच्छा, दोनों में फर्क क्या है, कौन बताएगा? 1 एटीएम थोड़ी सी बड़ी यूनिट है, 1 एटीएम बार से थोड़ा सा बड़ा होता है, 1.01325 बार होता है। 1 एटीएम स्लाइटली बड़ा होता है, स्लाइटली थोड़ा सा बड़ा होता है ना? कोई डाउट? जल्दी पूछो, डाउट है कोई? नहीं सर। ये लिख लो जल्दी, लिखो इसको, लिखो। अच्छा सर हाँ, सर सेकंड पॉइंट समझाओ ना जरा, समझा नहीं मुझे। सेकंड पॉइंट ये वाला ना, 1 मोल ऑफ एनी आइडियल गैस ऑक्यूपाइज 22.7 लीटर वॉल्यूम एट एसटीपी न्यू कन्वेंशन। जब इतना प्रेशर लोगे ना, इतना, तो ये प्रेशर क्या हो गया, थोड़ा सा कम लिया है कन्वेंशनली, तो हम लगाएंगे पीवी इक्वल टू एनआरटी। क्या लगाएंगे? आइडियल गैस इक्वेशन। किसी ने पढ़ी है अभी तक ये? इसको पी पता है? नहीं, 9-10 में पढ़ी थी कहीं पे? नहीं सर। उससे सॉल्व करके आता है। चलो भी बता देता हूँ, रुको, दोनों से करेंगे हम लोग। तो कन्वे फिर अभी एग्जाम्स में कौन सा लेना है सर? हाँ, बहुत बढ़िया, ये लेना है, क्योंकि हमारी किताबें पुरानी हैं और हमारी जो पढ़ाई की, ठीक है वो अलग बात है, अभी तो बहुत कुछ चेंज होने वाला है ना। हम ये लोग पढ़ा एजुकेशन था। पॉलिसी देखते रहते हैं, बहुत बच्चों ने पढ़ा भी होगा। हाँ पढ़ा है। पढ़ा है ना? देखो 22.4 लिया जाता है इंजीनियरिंग वाली बच्चों के लिए, और मेडिकल वाले बच्चे 22.7 लेते हैं, क्योंकि उनकी किताबें जल्दी चेंज हो गई, नीट का सिलेबस। लेकिन अपना जो जेई है उसमें 22.4 से भी आंसर आते हैं, 22.7 से आंसर आते हैं। लेकिन मैं तुमको एक बहुत अच्छी बात ये बताता हूँ, दोनों भी लोगे आंसर कभी गलत नहीं होगा। ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, कोई भी लेके सॉल्व करो, आंसर हमेशा क्या आएगा, सही आएगा। इस तरीके का आंसर होता है, इन दोनों के डिफरेंस से कभी भी आंसर गलत नहीं होगा। लेकिन इंजीनियरिंग के बच्चे हमेशा 22.4 लेते हैं, क्योंकि वो जो बुक सॉल्व करेंगे उसमें 22.4 से दिया होगा। पुरानी पुरानी किताबें सॉल्व करेंगे, एनसीईआरटी में भी कई जगह 22.4 ले लेता है। बट न्यू कन्वेंशन जो यूपीएससी का आया है उसमें 22.7 ही लेना है। क्यों ऐसा हो गया? क्योंकि उन्होंने प्रेशर चेंज कर दिया, उन्होंने बोला 1 बार लेना पड़ेगा, 1 एटीएम से नहीं काम चलेगा, 1 बार लो। तो ये चीज है। बट चूंकि इंजीनियरिंग जो है वो एक पुरानी चीज है, बहुत पुरानी चली आ रही है, उसकी बुक भी पुरानी है ना, तो सब मटेरियल पुराना है, उसमें 20.4 लिया जाता है। क्वेश्चन जो बनाए गए अच्छे अच्छे वो 20.4 से बने हुए हैं पहले के, उसको 22.7 में चेंज नहीं किया गया। नए क्वेश्चन जो आते हैं उसमें दिया रहता है टेक, ऐसे लिखा रहता है, टेक वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी इक्वल टू 22.7, ऐसे लिख देगा। नहीं दिया है तो तुम 22.4 ले लो, गलत नहीं होगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेना। क्वेश्चन सॉल्व करोगे समझ में आ जाएगा। 22.4 तो एनटीपी का होता है ना? अरे ये एसटीपी ही है, दो सर आपका आवाज नहीं आ रहा। समझे? तुमको ये हो गया क्लास में क्या, इसलिए बता रहे हो?
क्लास में हुआ है कि नहीं ये बताओ। नहीं सर, नहीं सर। क्या क्या बोलो, आवाज कट रही, बोलो। सर अब तक नहीं हुआ सर। एनटीपी बताऊं क्या मैं? हाँ सर। रुको एनटीपी बता देता हूँ। अच्छा, कुछ किताबें ऐसी भी हैं जिन्होंने गलती से एनटीपी को एसटीपी मान लिया, बट ऐसा नहीं होता है। एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। ये कितने लोगों ने फुल फॉर्म पता करके रखा है? सबने पता करके रखा होगा। तो नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर का जो इंडिया में कन्वेंशन है बुक्स में, वो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 0 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या क्या लिख दे रहा हूं मैं? 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 atm प्रेशर। नॉर्मल टेम्परेचर का मतलब क्या होता है? रूम टेम्परेचर ऑलमोस्ट। तो एसटीपी एनटीपी में जो डिफरेंस है वो थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड इंडिया में यूज करते हैं। बहुत सारी फॉरेन की किताबों में 20 डिग्री सेंटीग्रेड भी लिया जाता है, बट तुम इसको हटा के तुम इसको मानो ऊपर वाला। केमिस्ट्री के हिसाब से ये सही है 25। नॉर्मल का मतलब होता है साधारण, आम। आम टेम्परेचर कितना होता है? 25 डिग्री सेंटीग्रेड। स्टैंडर्ड जो है वो एसटीपी है, इसको याद रखें। तो इतना अगर याद रखोगे तो बहुत अच्छी बात है। और एक एसएटीपी भी आता है, इसको क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड। ये एनसीईआरटी में दिया है, ये भी जो है आईयूपीएससी ने बताया हुआ है। एम्बियंट, एम्बियंट का मतलब तो समझते ही हो। एम्बियंट का मतलब जो हमारे आसपास एम्बियंस है, हमारे आसपास मौजूद है। और इंग्लिश तुमको वैसे भी आती है। स्टैंडर्ड का भी मतलब होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर एंड 1 बार प्रेशर। तो एनटीपी और एसटीपी में ज्यादा डिफरेंस कुछ है नहीं, लेकिन यहाँ 1 atm है, यहाँ 1 बार है। एनटीपी का कॉन्सेप्ट आजकल बहुत पुराना हो गया है, अब उसकी जगह एसएटीपी आ गया है। मानना पड़ेगा कि नहीं कि बहुत अजीब सा है? याद तो कर लोगे, इतना लिखा दिया मैंने। एसटीपी के 2 लिखा दिए, एनटीपी अलग लिखा दिया, एसएटीपी अलग लिखा दिया। तो ज्यादा कंफ्यूज नहीं हो, एसटीपी याद रखना, बस तुम्हारा काम हो जाएगा। अब आगे बढ़ जाते हैं। अब देखते हैं कि एसटीपी पे अलग अलग वॉल्यूम कैसे आता है। उसके पहले आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ना पड़ेगा। आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? पीवी इक्वल टू एनआरटी। बहुत सारे बच्चों ने कभी ना कभी पढ़ा होगा ना, किसी ना किसी तरीके से इसके टच में आए होंगे। पी होता है प्रेशर ऑफ गैस, वी होता है वॉल्यूम ऑफ गैस, एन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, और टी होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
मतलब होता है टेम्परेचर इन केल्विन, और आर जो है वो क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। कहीं भी चले जाओ यूनिवर्स में इसकी वैल्यू नहीं बदलेगी। आर की वैल्यू कितनी होती है, यूनिट पे डिपेंड करती है। 0.0821 लीटर इंटू एटीएम पर केल्विन, केल्विन इंटू मोल, केल्विन इंटू मोल। या ऐसे लिख सकते हो, लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। या आर की वैल्यू क्या होती है, 8.314 जूल पर केल्विन इंटू मोल। ये जो डैश लगा है इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन होता है। या फिर इसकी वैल्यू होती है ऑलमोस्ट 2 कैलोरी पर केल्विन इंटू मोल। ये तो याद रखना पड़ेगा बच्चा, और कोई ऑप्शन नहीं है इसका। यूनिट्स कैसे आ गई वो पता है हमें। प्रेशर की यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होती है, वॉल्यूम मीटर क्यूब होता है, न्यूटन इंटू मीटर बना, और टेम्परेचर होता है केल्विन, मोल होता है मोल। तो वहां से आ गई यूनिट आर की, जूल पर केल्विन पर मोल। और अगर प्रेशर एटीएम में लिया है, वॉल्यूम लीटर्स में लिया है, तो लीटर इंटू एटीएम पर केल्विन पर मोल। यूनिट्स वगैरह तो धीरे धीरे तुम्हें समझ में आ जाएगा। फिजिक्स में एक चैप्टर है यूनिट एंड डायमेंशंस, उसमें काफी कवर करते हैं हम लोग। क्या आइडियल क्वेश्चन, हाँ क्या बता रहे हो? हेलो सर। हाँ, सर जो फॉर्मूला दिया है उसमें से कौन से टर्म्स कांस्टेंट है? सिर्फ आर कांस्टेंट है, ओके सर। बाकी सब वेरिएबल है। हाँ, हम अपनी तरफ से कांस्टेंट कर सकते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि मेरे पास एक चैम्बर है, मेरे पास एक कंटेनर है, उस पे टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड रखता हूं मैं, तो बोलेंगे टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया। मेरे पास एक गैस सिलेंडर है, उसका वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है, वॉल्यूम कांस्टेंट हो गया। मेरे पास एक बलून है, उसमें प्रेशर कांस्टेंट रहता है, कांस्टेंट हो गया। इस तरीके से हम अपने अपने अलग अलग जगहों पे, अलग अलग कह सकते हो सिचुएशन में, हम लोग ये सब काम कर लेते हैं, किसी ना किसी को कांस्टेंट कर लेते हैं। तो हम लोग फिर गैसियस स्टेट में पढ़ेंगे बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, और ना जाने जाने जैसे क्या नाम है उसका, गैलुसॉक लॉ, अवोगाड्रोस लॉ, बहुत सारे लॉस पढ़ेंगे, है ना। तो ये सब आएगा। अभी तो आइडियल गैस इक्वेशन पे ध्यान लगाओ। तो ये लिख लिया। अच्छा, एसटीपी पे क्या हो रहा है, एट एसटीपी प्रेशर कितना है? और ये 2 हाँ बोलो। कैल के मोल, ये आर की वैल्यू है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा। के इनवर्स मोल इनवर्स है ना, इनवर्स पढ़ते हैं इसको बच्चे। देखो प्रेशर जो है वो एटीएम में अगर लोगे तो ये वाली वैल्यू लगानी पड़ेगी। ये सेम ही चीजें दोनों लिखी, बस यहाँ यूनिट थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखा है, सेम चीजें। वॉल्यूम जो है वो तो अननोन रहेगा, है ना, वो तो निकालना है अभी। और एसटीपी पे टेम्परेचर कितना होता है, 273.15 केल्विन। और गैस के मोल्स कितने लेना है, 1 मोल। आर जो है वो ले लेना है 0.0821। एसटीपी ये ओल्ड वाला और न्यू वाला ऐसे ही, दोनों में करके दिखाता हूँ तुम्हें, है ना। इसको नहीं नोट करो, आगे लिख रहा हूँ, यहाँ तक लिखा हो तो आगे चलते हैं। देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी ओल्ड वाला, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी न्यू वाला। सर एक सेकंड पीछे ना। ओल्ड और न्यू चलता है अपने यहाँ पे, ठीक है। अपने यहाँ डेटा ज्यादा हो गया केमिस्ट्री में, तो ओल्ड न्यू चलने लगा आजकल। नाम किसका है, अपने नाम से आया करो यार।
पर हो सकता है यही नाम हो, मुझे तो पता नहीं, मैम लोग से पूछना पड़ेगा। देखो, वॉल्यूम ऑफ 1 मोल गैस एट एसटीपी, ओल्ड और न्यू दोनों देखने जा रहे हैं हम। ओल्ड के लिए लिख लो एसटीपी कंडीशन पे क्या होगा, प्रेशर 1 एटीएम, वॉल्यूम निकालना है, टेम्परेचर 273.15 केल्विन, आर की वैल्यू 0.0821, नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल, लगा दो पीवी इक्वल टू एनआरटी, वी आ जाएगा 1 मोल, आर कितना आ जाएगा 0.0821। ये यूनिट भी अपने आप से वॉल्यूम की लीटर आ जाएगी, कोई लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ वैल्यू पुट करो। और प्रेशर कितना है 1 एटीएम, इसको सॉल्व करोगे कितना आएगा, जल्दी से करके देख लो तुम लोग। यही आता है 22.4, इसीलिए तो बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ गैस इज 1 एट एसटीपी ओल्ड इज इक्वल टू 22.4। अच्छा, एटीएम में ही लिखना है क्योंकि आर की जो यूनिट है उसमें एटीएम आ रहा है, और यहाँ पे प्रेशर होता है बार में, इसको चेंज करना पड़ेगा एटीएम में, इसको एटीएम में चेंज करना पड़ेगा। अभी करके दिखाता हूँ। ये ऐसे भी लिखते हैं पर केल्विन पर मोल, 2 बार पर लगा देते हैं, 2 बार पर मतलब 2 बार स्लैश लगा देते हैं, वो एक जो बाई का निशान होता है वो लगा देते हैं। P इक्वल टू 1 बार लिखा है, और हमें पता है 1 एटीएम कितना होता है 1.01325 बार, तो 1 बार कितना आएगा एटीएम में 1/1.01325 एटीएम आएगा कि नहीं आएगा। तो 1 बार की वैल्यू ये वाली पुट करनी है एटीएम में, फिर से लगा दो पीवी इक्वल टू एनआरटी। अब देखो जो वैल्यू थी प्रेशर की वो डिक्रीज कर दी हमने, तो वॉल्यूम बढ़ जाएगा, है ना, क्योंकि बाकी सब कुछ सेम है। तो प्रेशर कितना हो गया, कैलकुलेटर से तुम लोग को करना नहीं है, एग्जाम में अलाउ नहीं है, अलाउ करवा दिया जाए क्या। वॉल्यूम कितना आएगा, 2 लोगों ने बोला अलाउ कर दे। हाँ सर, नया एजुकेशन पॉलिसी आ रहा है तो उसमें भी हाँ, उसमें तो बच्चों के लिए थोड़ा सा आराम होना ही चाहिए यार। सर एटॉमिक में बहुत लंबे लंबे होते हैं सर, बहुत बहुत कैलकुलेशन होती है। सर फिर इसी बात पे वेकेशन दे दो ना। अरे वेकेशन तो तुम लोग को मिलेगी ना, अभी तो स्टार्ट ही किया है पढ़ाई, थोड़ी दिन हुए। सर 1 महीना हो गया। हाँ ना 2 सर। महीने। अरे हाँ ना सर। थोड़ा सा पढ़ लो फिर तुमको भी मिलेगी। थोड़ा थोड़ा करके पूरा आधा टर्म निकल गया। पुराने वालों को मिल गई थी थोड़े दिन बाद, सबको मिलती है। देखो ये समझ में आ गया क्यों ऐसा होता था एसटीपी ओल्ड एंड न्यू वाले में। तो वाई डायग्राम में ये लिखा हुआ था कि नहीं, वाई डायग्राम में लिखा होगा वॉल्यूम एट एसटीपी वाला। हाँ सर लिखा हुआ था। अब याद आ गया, ठीक है, तो ये ऐसे होता है। चलो अब मैं क्वेश्चन करता हूँ। सर 1 मिनट से कॉपी करना। अच्छा नोट कर लो। तो अपने नाम से आया करो, है ना, अपने नाम से आ जाओ, जो नाम चेंज करके आए अपने नाम से आ जाओ जल्दी जल्दी, है ना, जिससे मुझे रिमूव ना करना पड़े, क्योंकि हम क्लास के अंदर हैं। क्लास के अंदर जो क्लास के रूल्स बनाए गए हैं वो फॉलो करने चाहिए हमें। सर एसटीपी में आर की वैल्यू क्या है? आर की वैल्यू बच्चे हर जगह सेम होती है। सर नहीं वो हाँ, आर की वैल्यू देखो ये लीटर एटीएम यूनिट पे डिपेंड कर रही है। तो एटीएम में यहाँ पे लिया और वॉल्यूम लीटर में निकला, यहाँ पे बार में था तो उसको एटीएम में चेंज किया हमने पहले ऐसे। अब वो एटीएम में जब आ गया था देन हमने उसको यहाँ पे पुट किया है। तो भाई नाम चेंज करके जल्दी से आ जाओ, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोगों का। इसलिए देखो मैंने लॉक नहीं की मीटिंग, कोई गलती से अगर देर में आए
किसी का कनेक्शन लॉस्ट हो जाए तो फिर वो क्या करेगा। अब मैं क्वेश्चन पूछता हूँ तुम लोगों से, थोड़ा सा मैं बड़ा सवाल देता हूँ, देखें कर पाओगे कि नहीं। चलो 2-3 देंगे, स्टार्ट करते हैं धीरे धीरे। बोले भाई, ऐसा सवाल जेई में अभी भी पूछा जाता है ना। इतने दिन से सवाल आ रहा है लेकिन उन्होंने अभी ये सवाल पूछना बंद नहीं किया। ऐसा क्वेश्चन वो पूछ लेते हैं हर 2-3 साल में। और नीट में तो आता ही है, फिर जेई में कभी कभी क्या होता है, क्वेश्चन कम पढ़ने लगते हैं तो नहीं देते हैं, बट बहुत सारे इंजीनियरिंग एग्जाम्स में आता है। बोले भैया जल्दी से सारे लोग, ईच एंड एवरीवन। तो सो यस, मैं बताऊं क्या, देखो कैसे करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन देखो, पहले 17 ग्राम अमोनिया, पहले निकालते हैं मोल्स। सबसे पहले मोल्स निकालते हैं, वाई डायग्राम पढ़ाया गया था ना, दृश्य ने अमोनिया बोला है। ठीक है, हम चेक करेंगे, अभी हमें नहीं पता है। सही बात, पहले मोल्स निकालेंगे। मोल्स कितने आएंगे, इसका मोलर मास है 14 + 3 17, तो 1 मोल आया, 1 मोल अमोनिया। और उसके अंदर टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, Na हो जाएंगे, 1 × Na। और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम्स हैं, तो 4 Na आंसर आएगा पहले में। इसको लिख लो। कितने लोग को ये समझ में आया, 4 Na एटम्स होंगे। जल्दी से बोलो, हैंड रेज करो जिनको समझ में आया है कि फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल 4 Na एटम्स होंगे। वो मुझे बताएगा, मैं फिर से एक्सप्लेन करूंगा, है ना। देखो कैसे करते हैं, यहाँ पे साइड में फिर से बताता हूँ मैं। पहले निकालेंगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अमोनिया NH3, तो वो कितना आएगा, 17 अपॉन मोलर मास 1। नंबर ऑफ मोल्स आ गए तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने आएंगे, मल्टीप्लाई बाय Na। बहुत सही। अगर मॉलिक्यूल्स Na हैं और एक मॉलिक्यूल में 4 एटम है, एक अमोनिया मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हैं टोटल, 4। नाइट्रोजन का 1, अमोनिया हाइड्रोजन के 3, टोटल 4। तो नंबर ऑफ टोटल एटम्स कितने हो जाएंगे, 4 Na। ये प्रोसेस है,
इस प्रोसेस को शॉर्ट में कैसे समझते हैं? मोल निकाला, मॉलिक्यूल निकाले, एटम्स निकाल दिए। यहां तक मॉलिक्यूल्स हैं, यहां तक, और पूरा ले लिया तो एटम्स हो गए। ऐसे एक लाइन में लिखना चाहिए। सेकंड देखो, 9 ml H2O है तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे H2O की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। 1 ग्राम पर। सबको ही पता है। तो 9 ml H2O का मतलब 9 ग्राम H2O हो जाएगा। m बराबर VD, m इक्वल टू VD लगाया तो मास कितना आ जाएगा? 9 ml इंटू डेंसिटी है 1 ग्राम पर ml, तो ये 9 ग्राम आ गया। सो मोल्स कितने आ जाएंगे H2O के? 9/18, तो हाफ मोल्स। हाफ मोल्स 0.5 मॉलिक्यूल्स कितने आ जाएंगे? हाफ इंटू Na। और मोल्स अगर मॉलिक्यूल्स अगर पता है तो 3 गुना एटम्स हैं, तो 1.5 Na। कितने लोगों का आया था जल्दी बताओ? 1.5 Na आया था। हाँ सर। देखो सबको समझ में आना चाहिए, ये बहुत बेसिक है। अब यहाँ देखो 2240 ml है, इसको डिवाइड कर दो 22400 से, तो ये मोल्स बता देंगे। वाई डायग्राम से पता है ना। यहाँ पे देखो मैं सिखाता हूँ थर्ड वाला। थोड़ा सा मैं फास्ट के चक्कर में ऐसा नहीं चाहूंगा किसी बच्चे को नहीं समझ में आए। 2240 ml SO3, और ये जो डेटा दिया है इससे क्या समझ में आ रहा है? कौन सी कंडीशन है ये? कौन दिमाग लगा पाया जल्दी बताओ? इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? बोलो क्यों दिया है ये? कौन बताएगा? STP के लिए दिया है ये, है ना। 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर, इसका मतलब हो गया ये STP। सो 2240 ml SO3 एट STP गिवन है। उसके अंदर मोल्स कैसे आएंगे? देखो हमने पढ़ा है कि नंबर ऑफ मोल्स एट STP कैसे निकाल सकते हैं? 22.4 लीटर से डिवाइड कर दोगे टोटल वॉल्यूम को। वॉल्यूम ऑफ गैस इन लीटर्स डिवाइडेड बाय 22.4, उससे क्या आ जाएंगे? नंबर ऑफ मोल्स एट STP। या फिर हम लोग नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं? वॉल्यूम ऑफ गैस इन ml एट STP। ml में अगर है तो ml में 22.4 लीटर को चेंज करोगे तो 1000 से मल्टीप्लाई होगा, इतने ml आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला सबको याद है कि नहीं याद है? नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलते हैं? गिवन वॉल्यूम को 22,400 से डिवाइड करके। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ SO3 कितने आएंगे? वन बाई 10 आएंगे। कितने लोग का आया था 1/10 मोल्स? अगर 1/10 मोल्स आए तो नंबर ऑफ एटम्स कितने आ जाएंगे? पहले मॉलिक्यूल्स निकाल लो, और एक SO3 में 4 हैं तो ये आ जाएगा 4/10, दैट इज 1/2.5 Na। तो ये वैल्यू भी छोटी वैल्यू है। थर्ड वाला नोट करो जल्दी से, फिर फोर्थ पे आते हैं। देखो इतना बड़ा नहीं लगाना होता है सवाल जितना मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। मैं वहीं पे भी सॉल्व करके दिखा सकता था, बट क्लैरिटी नहीं आएगी ना, तो तुमको एक्सप्लेन कर रहा हूँ यहाँ पे। तुम जब सॉल्व करोगे तो शॉर्ट में करना। आंसर शायद 17 ग्राम NH3 है। हाँ, एक दो दृश्य पहले ही बता दिया था, है ना। उसने सॉल्व किया होगा, तुमने बता दिया, तुमने भी सॉल्व किया होगा। तो जिन जिन बच्चों ने सॉल्व किया उनका आंसर आ जाएगा। कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था वो, बट वो तुम लोगों ने अभी स्टार्ट किया है, अभी ज्यादा दिन पढ़ते हुए नहीं हुए, इसलिए वो तुमको प्रॉपर टाइम मिल रहा है सॉल्व करने के लिए। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, सॉरी क्वेश्चन नंबर नहीं, ऑप्शन नंबर 4। 10⁻21 मॉलिक्यूल्स हैं, तो सिंपल है, पावर 21 इंटू कितने? एक H2O में 3, तो 3 इंटू 10⁻21। अच्छा, इसको Na में चेंज करने के लिए क्या करेंगे? 3 इंटू 10⁻21 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23, ये Na आ जाएगा वैल्यू। तो यहाँ से सॉल्व करके बड़ी कम वैल्यू आएगी, ये तो काफी लेस है, तो ये तो आंसर होगा नहीं। तो आंसर कौन सा होगा बोलो?
4Na, ए आंसर है। अगर मिनिमम पूछता तो आंसर क्या होता, जल्दी से बताओ। डी आता आंसर, है ना, डी आएगा। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो कितना आएगा, 3 इंटू 10⁻², डिवाइडेड बाई 6.02, इसको ऑलमोस्ट 2 मान लिया, तो 1/2 इंटू 10⁻²Na। काफी छोटी वैल्यू आई है फोर्थ ऑप्शन की। किसने नोट कर लिया ये वाली स्लाइड, और फिर ये वाली स्लाइड नोट हो गई। हाँ सर। लास्ट वाली स्लाइड बची है तो इसको भी नोट कर लो। और एक सेकंड प्रीवियस स्लाइड पर जाओ ना, मेरे को एक बार देखना है। ठीक है, नहीं, प्रीवियस फर्स्ट स्लाइड पर। इससे भी पीछे वाली। ओके, देखो ये सवाल का आंसर नहीं आया, कोई बात नहीं, ये समझ आना चाहिए प्रोसेस क्या है। पहले हम मोल्स निकालते हैं, मोल्स से मॉलिक्यूल्स निकालते हैं। मोल्स जो है वो सेंटर पॉइंट है, वो जंक्शन है। अगर उस जंक्शन पे आ गए तो कहीं भी जा सकते हो, है ना। जैसे बहुत सारी इंडिया में सिटीज हैं, वहां से हर जगह के लिए ट्रेन्स मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे एयरपोर्ट से जहाँ से हर जगह के लिए फ्लाइट मिल जाती है। वैसे ही मोल एक ऐसी जगह है जहाँ से हम कहीं पे भी घुस सकते हैं, है ना। सर एक मोल बार वो हाँ मोल से आए तो वाई डायग्राम का यूज करके फाइंड आउट कर सकते। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, उसी वही तो सॉल्व किया गया है। वाई डायग्राम बनाया नहीं है, दिमाग में तो वाई डायग्राम ही चलता रहता है, या तो फिर उसके कॉन्सेप्ट चलते रहते हैं, है ना। वाई डायग्राम का ही यूज करना है बच्चे तुम, तो वाई डायग्राम तुम लोगों को तो आता है। नाउ अब एक सर क्वेश्चन, हाँ बोलो। सर एक बार फोर्थ ऑप्शन वापस समझाओ ना कैसे देखो किया? फोर्थ ऑप्शन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन थोड़ा सा मैंने अलग दे दिया था, उसमें मैंने मॉलिक्यूल्स पहले ही दे दिए। तो मॉलिक्यूल्स ये तो Na में चेंज करना आता है कि नहीं मॉलिक्यूल्स को। देखो अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं, है ना, तो हम कैसे निकालेंगे। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं, देखो जैसे हमें दिया है 2Na, तो 2Na की वैल्यू कितनी है 6.022 इंटू 10⁻23। और अगर हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं Na के टर्म्स में वैल्यू निकालनी है ना, तो अगर हमें दिया है 10⁻21 मॉलिक्यूल्स, ये नंबर्स में दिए हैं, और इसको हमें Na के टर्म्स में निकालना है, तो हमें क्या करना होता है, Na की जो एक्चुअल वैल्यू उससे डिवाइड करना है, तो ये Na में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 1Na कितना है 6.022 इंटू 10⁻23। तो यहाँ से यूनिटरी मेथड लगा के हम ऐसे Na के टर्म्स में आंसर लाते हैं। तो ये मैंने सॉल्व किया ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने सॉल्व किया है, 3 तो बाहर रह गया, इसको Na में चेंज करने के लिए डिवाइड किया, इससे डिवाइड करने पे ये आ गया हाफ इंटू 10⁻2 Na। तो ये यहाँ पे जब तुम डिवाइड करोगे 10⁻23 ऊपर जाएगा, तो ये 10⁻2 अपॉन 6.022 बचेगा, है ना। अब इसको ऐसे लिखो, तो इतने Na आए थे, इतने मॉलिक्यूल्स में इतने Na आए, लेकिन हमारे पास जो कंपाउंड है वो क्या था, H2O, और एक H2O मॉलिक्यूल में कितने होते हैं, 3 एटम, तो इंटू 3 कर दिया हमने, तो क्या आया 1/6 इंटू 10⁻2 इंटू 3, तो ये आया हाफ इंटू 10⁻2 Na के टर्म्स में आंसर लाए, ताकि मुझे कंपेरिजन करना आसान हो। बोलो तुम्हें समझ में आया, कहाँ पे तुम्हें प्रॉब्लम आ रही है मुझे बताओ। ये कन्वर्जन करने में प्रॉब्लम तो नहीं आती है, ये याद रखना है तुम्हें। इसका डेरिवेशन भी सीखोगे क्या, जरूरत नहीं है वैसे। क्या मैं बताऊं इसका डेरिवेशन कैसे आ जाता है, कि Na से डिवाइड करने पे, Na की वैल्यू से डिवाइड करने पे कैसे Na आ जा रहा है, मतलब टर्म नहीं भाई समझा सर। समझ गया ना। हाँ बस बस वही मुझे चाहिए। जैसे हाँ सर। जैसे मैंने तुमसे पूछा कि मेरे पास 24 बनाना है, तो कितने डजन हुए, बोलो 2. कैसे बता दिया,
बोलो क्या क्या मैथमेटिकल प्रोसेस क्या किया जो आंसर तो आया? 2 into 12. हाँ 2 into 12. हाँ 12 से डिवाइड किया ना, ये बोलो ना सीधे, डिवाइड 12 से डिवाइड किया तो 12 जो है वो 1 डजन की वैल्यू है, और 1 Na जो है उसकी वैल्यू कितनी है ये, अगर इस वैल्यू से डिवाइड करोगे तो Na के टर्म्स में आंसर आएगा। 2 डजन जैसे आया है वैसे यहाँ पे Na के टर्म्स में आएगा। ये बेसिक कॉमन सेंस है, इसको समझना चाहिए तुम्हें, है ना? समझ पाते हो ये? यस सर, समझा। ओके गुड। ऐसे समझ लिया करो। जब जब जो है नहीं समझ में आए तो अपने को डेली लाइफ की चीजें उठाओ, बनाना उठाओ, है ना? जो भी चीजें होती हैं हमारे डेली लाइफ में उनसे हम समझ सकते हैं कि कैसे हम डिवाइड करके आंसर दे देते हैं। कोई मुझसे बोलता है कि मेरे पास 24 बनाना है, कितने डजन हुए? तो मैंने बोला कि 2 डजन हुए। कैसे बताया? क्योंकि मैंने 12 से डिवाइड किया। एक डजन में 12 होते हैं तो 24 में कितने होंगे? डिवाइडेड बाय 12। ऐसे ही एक Na में कितने होते हैं? 6.022 into 10 to power 23। और अगर किसी ने मुझे गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए उसमें डजन बताने, तो डिवाइड कर देंगे हम किससे? एक डजन की वैल्यू से, तो डजन्स में आंसर आएगा। ऐसे यहाँ पे Na की वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो Na में आंसर आएगा। ये चीज होती है ना? कोई बड़ी बात नहीं है, इसको समझ लेना। तो होमवर्क जो है वो क्या होमवर्क है, मैं तुमको होमवर्क देता हूँ। 1 मिनट रुकते जाना, भागना नहीं। हाँ आइस करना है तुम्हें 20 तक। 20 तक तो है ही नहीं आइस, है? हाँ है। हमें वो लेक्चर पीडीएफ नहीं मिला सर। सर वो लेक्चर पीडीएफ फॉरवर्ड कर सकते हो आप? हाँ कर दूंगा मैं, अभी भेजता हूँ, है ना? उसके आइस आइस कर लो। अभी अभी ज्यादा हुआ नहीं है तो मैं तुमको कोई अपनी तरफ से असाइनमेंट नहीं दे रहा हूँ। कितना आइस करना है? 20 तक? 20 इसमें है ही नहीं कुछ और। अब कहाँ से मैं सवाल बनाऊं? मेरे पास 22 नहीं, एक्चुअली ज्यादा है। 1 मिनट रुको, 24 है। वो तो आंसर था उसका 20। आंसर इसमें दिए, आंसर नहीं देखना, ठीक है? मतलब सॉल्यूशन सॉरी नहीं देखना, पहले अपना सॉल्व कर लेना, ठीक है? सर 17 तक तो क्लास में ही। क्लास में ही कर लिया? अच्छा हाँ फिर मैं तुमको होमवर्क कैसे दूं? अच्छा मेरे पास असाइनमेंट में देखूंगा, नंबर में लिख दूंगा, ठीक है? बाकी आइस कर लेना, मैं लेक्चर की पीडीएफ ग्रुप पे डाल दूंगा, ओके। ठीक है? चलो तो मैं इस क्लास को एंड कर देता हूँ, फिर तुम्हारी जो मीटिंग होगी वो चालू हो जाएगी। चलो चलो, बाय एवरीवन। सबने लिख लिया था? यस जी सर। थैंक हाँ यू हाँ सर। 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 थैंक यू सर। एवरीवन यस। थैंक यू सर। मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। अगर किसी को स्लाइड चाहिए होंगी तो बता देना। चलो बाय।